सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मित्रों, जैसा कि आज हम काफ़ी दिनों के बाद संस्कृत की व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इससे पहले हमने कई टॉपिकों की प्रश्नोत्तरी कर ली है। मित्रों, आज हम शुरू से जो है संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो जो भी हमारे मित्र हैं, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी करते हों या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी इत्यादि की तैयारी करते हों, ये जो वीडियो है व्याकरण की सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करते हों या फिर संस्कृत व्याकरण से संबंधित किसी और परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी के लिए ये जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, ये जो प्रश्नोत्तरी है वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वज्ञभूषण गुरुजी द्वारा जो पुस्तक है उसकी प्रश्नोत्तरी है, तो इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो मित्रों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न है कि स्वरों का अपर या दूसरा नाम क्या है। तो मित्रों, संस्कृत व्याकरण में स्वरों को जो हम जानते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जानते हैं। अच प्रत्याहार में सभी हमारे 9 स्वर आते हैं, तो स्वरों को हम अच भी कहते हैं। अगला है मित्रों, थोड़ी स्पीड तेज कर लेते हैं जिससे हमारे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। दूसरा है मित्रों, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। मित्रों, आप भी अपनी परख को जांच सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। तो मित्रों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, जो हमारा पहला सूत्र है अयुड़, दूसरा है रिलिक, तीसरा है योंग, चौथा है अयोच। तो सूत्र 1 से लेकर 4 तक। चौथा जो सूत्र है वो है अयोच, अर्थात अंतिम अक्षर जो है वो हल वर्ण चा है और अयुड़ का आ है, तो आ ले लिया और हल वर्ण चा ले लिया। अर्थात हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों को जानते हैं या स्वरों को हम देखते हैं, अर्थात इसीलिए स्वरों का दूसरा नाम जो है वो अच है। और मित्रों, स्वर जो है वो हमारे जो पाणिनीय शिक्षा है और जो हमारे 14 या 14 महेश्वर सूत्र हैं मित्रों, उन्हीं में 4 सूत्रों में, प्रारंभ के 4 सूत्रों में स्वरों को गिना गया है और 5 से लेकर 14 तक अर्थात 10 सूत्रों में व्यंजनों को काउंट किया गया है। अगला है मित्रों कि स्वर कितने हैं भैया। तो ये मित्रों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वरों की यहाँ हमसे संख्या पूछी गई है। तो मित्रों, मुख्य रूप से जो हमारे स्वर हैं वो 9 ही हैं। कितने हैं? 9 स्वर हैं। अगला है, यहाँ पर है मित्रों, मूल स्वर कितने हैं। तो भैया पहला जो हमारा सूत्र आ, ई, उ, उड़ा, अयुड़, दूसरा है रिलिक। तो मित्रों, जो हमारे 2 सूत्र हैं, पहला और दूसरा, इनमें जो है हमारे 5 वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, री और लरी। ये 5 वर्ण आते हैं, ये हमारे संज्ञक वर्ण हैं मित्रों, इनको जो है नहीं गिना जाएगा, केवल ये प्रत्याहार बनाने के लिए ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे 5 जो वर्ण आते हैं मित्रों वो मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। तो इनकी संख्या मित्रों हमारी 5 हो जाएगी। अगला है भैया, यहाँ पर है संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। तो मित्रों, संयुक्त या मिश्रित कौन कौन से हैं। तो मित्रों, जो हमारे प्रारंभ के 4 वर्ण जो हमारे योंग और अयोच, इन 2 सूत्रों में जो गिने गए हैं, ए ओ और अय औ, ये जो हमारे मित्रों पहले ऑप्शन में 4 स्वर हैं, यही हमारे संयुक्त या मिश्रित हैं। मित्रों, ये संयुक्त या मिश्र क्यों कहते हैं इनको। तो हमारा जैसा कि मित्रों ए है वो छोटा आ प्लस छोटी ई के योग से बना है ए, और इसी प्रकार आ प्लस उ के योग से बना है ओ, और आ प्लस ए के योग से हमारा अय बना है, और आ प्लस ओ के योग से हमारा औ बना है। तो इसीलिए हमारे ये संयुक्त हैं। अगला है, छठा प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ नहीं है। भैया कौन सा दीर्घ नहीं होता है। तो मित्रों, ए हमारी दीर्घ है क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बनी हुई है और इसकी 2 मात्राएं होती हैं। ओ भी हमारा दीर्घ है, इसकी 2 मात्राएं होती हैं। मित्रों, ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 और प्लुत की 3 मात्राएं होती है। यहाँ पर मित्रों री का भी हमारा दीर्घ होता है, जबकि जो हमारा लरी वर्ण है मित्रों ये दीर्घ नहीं होता है। तो छठे का हमारा दूसरा ही ऑप्शन सही है।
7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। भैया ऐसे स्वर वर्ण कौन से जिनका ह्रस्व होता ही नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर हमारे ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण ऐसे हैं इनका ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व भैया इसलिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बना है, आ और ई के योग से बना है। तो मित्रों हमारा क्या है, आ और ई के योग से बना है। तो एक मात्रा इसकी, एक मात्रा इसकी, इसीलिए इसकी क्या है, आ, ए, ओ, ऐ, औ, इनकी जो है 2-2 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है मित्रों, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। तो मित्रों हमारे जो 2 वर्ण कौन कौन से हैं, री और लृ, ये आपस में सवर्णी हैं। इनके उच्चार स्थान भिन्न होने के बाद भी ये आपस में सवर्णी हैं मित्रों, क्योंकि जो री होता है ऋतु रसानाम मूर्धा और लितु रसानाम दंता होने के बाद भी ये सवर्णी हैं। जैसा कि सूत्र भी है हमारा वार्तिक है जो रीले बड़यो मिथा सवर्णम वाच्यम, तो वो यही बताता है कि री और लृ की जो है वो सवर्ण संज्ञा होती है। वो वार्तिक है कात्यायन का, उसी से री और लृ की सवर्ण संज्ञा होती है। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी है वो यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले भी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाक्यालब में लगभग सेम ही है। आ हमारा लघु आ है और दीर्घ आ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो मित्रों अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ और आ का वर्ग, हा और शा, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, इनकी जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है मित्रों, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो हमारा क्या है, कंठ हो जाएगा। और अगला है ई और ई। इचु ऐसा नाम तालु। तो इचु ऐसा नाम तालु होता है, तो ई और ई मित्रों होता है इचु ऐसा नाम तालु। तो इचु ऐसा नाम जो तालु होता है मित्रों, अर्थात छोटी बड़ी, और चू का मतलब है चवर चाछा जाझा यहाँ, इचु या और शाह, इचु ऐसा नाम तालु। या और शाह का जो उच्चारण स्थान होता है मित्रों इचु ऐसा नाम वो क्या होता है, हमारा तालु होता है। मित्रों अगर हम बात करें तो पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान की हम बात करते हैं पाणिनीय शिक्षा में, तो पाणिनीय जी की जो व्याकरण है उसमें जो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है, सामान्य रूप से 8 मानी गई है। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर है ऊ और ऊ, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान माना गया, क्या माना जाता है, तो उपू पदमानिया नाम ओष्ठव। क्या है, उपू पदमानिया नाम, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और उपदमानीय जो वर्ण होते हैं मित्रों, और पवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो उपू पदमानीय नाम ओष्ठव, अर्थात ओष्ठ होता है। नेक्स्ट है मित्रों, लृ का उच्चारण स्थान क्या है, तुम तो ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है, जबकि लितु रसा नाम दंता होता है। आइए मित्रों और भी देखते हैं। मित्रों आज जो प्रश्नोत्तरी है वो हमारा वर्ण विचार है, और जिसमें हम लोग आज केवल स्वरों को ही देखेंगे, और इससे अगले की वीडियो में कल हम लोग क्या है, व्यंजनों को देखेंगे। मित्रों अगला है री और री, अर्थात ये हमारा ह्रस्व री है और ये हमारा दीर्घ री है, अर्थात इसकी जो है 1 मात्रा है, इसकी हमारी 2 मात्रा हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो कह रहा है री और री का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋतु रसा नाम मूर्धा, क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर मित्रों समझने वाली बात है ए ऐ का जो उच्चारण स्थान क्या माना गया है। हम ये भी जानते हैं मित्रों ए और ऐ हमारे क्या है, मिश्रित स्वर हैं। जब मिश्रित स्वर हैं तो इनका उच्चारण स्थान भी मिश्रित या मिश्र ही होना चाहिए। मित्र जो ए हमारा बना है छोटा आ प्लस ई के योग से बना है, जबकि अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा होता है, आ का कंठ होता है, क्या होता है, कंठ होता है। और इचु ऐसा नाम तालु, इसका जो होता है मित्रों तालु होता है, क्या होता है, तालु होता है। तो कंठ तालु होना चाहिए, अर्थात हमारा कंठ तालु हो जाएगा। ए दायित्व कंठ तालु। अगला देखते हैं मित्रों, यहाँ पर ओ औ का उच्चारण स्थान बताएं। मित्रों जो ओ
और औ, ये हमारे 4 वर्ण होते हैं ए ओ आई औ, जो मिश्र या संयुक्त कहे जाते हैं मित्रों। तो इनका हमारा यहाँ पर ओ औ का हमसे उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है मित्रों। तो यहाँ पर ओ औ का उच्चारण स्थान हम बताएंगे, लेकिन ओ औ हमारे मिश्रित स्वर हैं। ओ हमारा बनता है आ प्लस ऊ के योग से हमारा औ, ओ बनता है। तो मित्रों आ का होता है कंठ और ऊ का क्या होता है, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ होता है। तो कंठ ओष्ठ हो गया, अर्थात ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, यहाँ पर है स्वरों का जो आभ्यंतर पतन होता है वो कैसा होता है। तो मित्रों स्वरों का जो आभ्यंतर पतन होता है वो विवृत होता है। क्या होता है, विवृत होता है। क्या होता है, विवृत, विवृत स्वराणाम, अर्थात स्वरों का आभ्यंतर पतन क्या होता है, विवृत होता है। इसलिए हमारा दूसरा या वी ऑप्शन सही है, 16 का हमारा दूसरा सही है। आगे देखते हैं मित्रों जो प्रयत्न होता है, प्रयत्न या यत्न 2 प्रकार का होता है। यत्नो द्विधा 2 प्रकार का होता है, जिसमें आभ्यंतर और बाह्य देखते हैं। आभ्यंतर स्वर जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का होता है, और बाह्य प्रयत्न हमारा 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है मित्रों, जो हमारा बाह्य प्रयत्न होता है वो 11 प्रकार का होता है। यहाँ पर है निम्न में से कौन सावर्णी नहीं है। इचु यसा नाम तालु, अकुह विसर्जया नाम कंठा, कह रहा है कौन सवर्णी नहीं है। और रीली जो आपस में होते हैं सवर्णी होते हैं कात्यायन के वार्तिक से, रीली वर्ण्यो मिथा सवर्ण्यम वाच्यम से होते हैं, लेकिन ओ औ जो है वो हमारे सवर्णी नहीं है, क्योंकि ये जो होता है कंठ तालु होता है और ये कंठोष्ठ होता है, इसलिए ये आपस में सवर्णी नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं मित्रों, कह रहा है स्वरों का जो बाह्य पतन होता है वो कौन सा होता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर हमको बताना है जो स्वर होते हैं हमारा उनका बाह्य पतन क्या होता है। मित्रों तो स्वरों का जो बाह्य पतन होता है वो क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। उच्च है उदात्ता, नीच है अनुदात्ता, और स्वरित समाहारा, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कह रहा है री लरी परस्पर, री और लरी के परस्पर अर्थात आपस में जो होते हैं भेद कितने होते हैं। तो मित्रों जो हमारा री होता है ये दीर्घ भी होता है, इसलिए इसके जो भेद होते हैं 18 होते हैं, और जो हमारा लरी है उसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसके 12 ही भेद होते हैं। तो 12 + 18 = 30। तो मित्रों यहाँ पर पूछा गया अगर हमसे अकेले री के पूछेगा तो 18 बताएंगे, और हम लरी के पूछेगा तो हम 12 बताएंगे। इसी प्रकार ए ओ ऐ औ के भी 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि उनका जो है ह्रस्व नहीं होता है। तो मित्रों निष्कर्ष हमारा यही निकला है, जिसका ह्रस्व भी होता है, लघु भी होता है और प्लुत भी होता है। तो मित्रों उसके हम लोग कितने भेद मानते हैं, उसके 18 भेद मानते हैं। जिसका एक कम प्रकार होता है, कम टाइप होता है, उसके हम 12 भेद मानते हैं। तो री ली के परस्पर कितने भेद हैं, हमारे यहाँ पर 30 भेद हैं। अगला देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं। तो मित्रों आ ई उ री इन 4 वर्णों का ह्रस्व भी होता है, लघु भी होता है और प्लुत भी होता है, इसलिए क्षेत्रीय 18 भेद, प्रत्येक वर्णों के 18 भेद होते हैं। तो 20 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। आइए मित्रों आगे देखते हैं, जैसा कि हम बता भी चुके हैं ए ओ ऐ औ के कितने भेद होते हैं। मित्रों भेद तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे जो हमारा ए ओ ऐ औ होता है इसका लघु या ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए इसका एक प्रकार कम है, इसलिए हम 6 दूनी 12 अर्थात इसके हम 12 भेद होते हैं, इनके 12 भेद करते हैं, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। 21 का हमारा पहला सही। अगला है स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है। भैया मुख्य रूप से स्वरों का विभाजन 3 ही प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन से, लघु ह्रस्व और लघु ह्रस्व एक ही बात हो गई, दीर्घ और प्लुत, लघु दीर्घ और प्लुत। तो हमारा इनका विभाजन हमारा 3 प्रकार से हो सकता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी मान सकते हैं, इसलिए कैसे भी आप याद रखें 3 प्रकार ही याद रखना है। मित्रों अगला देखते हैं हम लोग,
यहाँ पर है मित्रों कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। भैया ऐसी ध्वनि कौन सी है जिसको बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों जैसे हमारा आ ई ऊ है, इनको बोलने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। मित्रों सामान्य रूप से जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने में हमको स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यंजन हुआ सामान्य रूप से हमने सा ले लिया या फिर का ले लिया, अगर ये हलंत वर्ण है और हमें जब हलंत हटाना है तो हमें इसको बोलने में क्या है, छोटा आ स्वर शामिल करना पड़ेगा और इसका जो हलंत वो हट जाएगा, इसलिए हम इसको का बोल सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ वर्ण जो है वो शामिल रहता है। और मित्रों जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों की ही होती हैं। तो मित्रों पूछा है ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर को किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वरों की सत्ता स्वयं होती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो अपने आप में उच्चरित होता है वो स्वर कहलाता है। अगला है मित्रों जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, तो ये दीर्घ होते हैं वो द्विमात्रिक कहलाते हैं। अगला है त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है। मित्रों जो त्रिमात्रिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं पिलुत। क्या कहते हैं? पिलुत कहते हैं। त्रिमात्रिक होते हैं, 3 से अधिक होते हैं, उसे हम पिलुत ही कहते हैं। किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है मित्रों, तो पिलुत जो स्वर होता है उसका प्रयोग हम वेदों में ही करते हैं। यहाँ पर है मित्रों किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, तो आ ए ओ, आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है और आ आय औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अगला है मित्रों नेक्स्ट पूछ लिया किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आय औ की वृद्धि संज्ञा होती है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो क्या है मित्रों, अदेंग गुणा है, और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरा दैच है। जबकि गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणा है। मित्रों अगला देखते हैं हम, यहाँ पर है हमारा किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, ये तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद है माहेश्वर सूत्रों में। क्या है? माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की जो गणना किसने सूत्रों में की गई, जैसा कि हम बता चुके हैं सूत्र नंबर 1 से लेकर सूत्र नंबर 4 तक स्वर हैं अयुड़ रिलिक योंग अयोच, और हैवर्ड से लेकर हल्के ला तक हमारे व्यंजन हैं। मित्रों अब हम देखते हैं यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेते हैं। कह रहा है स्पर्श जो व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं, तो 5 ही वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कु चु टू तु पु भी बोल सकते हैं और इनको उदित भी कहते हैं। 5 वर्ग हैं। अगला है मित्रों कि गा जो व्यंजन है कैसा है, तो गा जो हमारा व्यंजन है अंतस्थ भी नहीं है, ऊष्म भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन है। तो आइए मित्रों कुछ प्रश्नों को हम और देखते हैं। आज लगभग हम 45 प्रश्नों को देखेंगे जो सभी स्वर से ही संबंधित होते हैं। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वभूषण गुरुजी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसी की प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं मित्रों, जिसका नाम है विजयी भव। नहीं मित्रों ये हमारी जो पुस्तक है ये विजय पथ है, जो यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टीजीटी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मित्रों अंतस्थ वर्ण है। भैया अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो यड़ा अंतस्था या वाराला है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन है। भैया ऊष्म व्यंजन है, ये टेट में आया हुआ है मित्रों। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन तीनों सा और हा होते हैं। ऊष्म व्यंजनों को हम एड़ा कहते हैं, जबकि मित्रों अंतस्थ व्यंजनों को एड़ा कहते हैं, जबकि ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को हम सल कहते हैं। शला ऊष्माड़ा। यहाँ पर है कौन से स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व नहीं होते हैं। भैया कौन से ह्रस्व नहीं होते हैं, ए ओ ऐ औ। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है
ये मिश्रित होता है इसलिए ह्रस्व नहीं होता है। अगला है निम्न में कौन सा स्वर नहीं है, तो आ ई री स्वर है, जबकि जो ला है वो स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। मित्रों छा मिलकर बना है, तो हमारा छा है वो का और शा से मिलकर बना है। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है मित्रों अंतस्थ वर्ण हैं, तो अंतस्थ या यड़ के अंत यड़ प्रत्याहार में आते हैं, यावा राला हैं। मित्रों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। भैया संयुक्त व्यंजन कौन है, जो दो वर्णों के योग से मिलकर बना है वही संयुक्त होता है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा गया संयुक्त है। नेक्स्ट है मित्रों कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है, तो हम बता भी चुके हैं ए ओ आई औ जो है वो ह्रस्व नहीं होता है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण 4 हैं। मित्रों जो अयोगवाह हैं वो माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिने गए हैं। अगला है संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर या अचों की संख्या कितनी है। भैया स्वर तो या अच 9 ही है। अगला है ऊष्म वर्ण नहीं है, तो तीनों सा और हा होते हैं मित्रों, जबकि या नहीं है। अगला है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो का भी है, पा भी है, टा भी है, और या जो स्पर्श नहीं है लेकिन अंतस्थ है। क्या है, अंतस्थ जो यड़ के अंतर्गत आता है। मित्रों अंतिम प्रश्न है का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो मित्रों आज स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर भी हमने संस्कृत व्याकरण में जो हमारा वर्ण विचार टॉपिक है उसके हमने स्वर से संबंधित प्रश्नों को देखा, जो यूपी टेट या फिर यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मित्रों कल हम लोग इससे अगले की प्रश्नोत्तरी में व्यंजन प्रकरण को देखेंगे, अर्थात व्यंजन से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही बस। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।